नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में मरीजों की संख्या अब 2000 के करीब पहुंच गई है। सरकार भी इसे लेकर अलर्ट है। खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसे लेकर एक मीटिंग बीते शुक्रवार को कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने हालात की समीक्षा की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। हालांकि इसे लेकर सियासत भी हो रही है। खासतौर से दिल्ली में बीजेपी सरकार की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा है। इस बीच आम आदमी के लिए स्वाइन फ्लू से बचने का जरिया सावधानी है। तमाम आशंकाओं और सवालों को लेकर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो स्वाइन फ्लू को लेकर सवाल है, और क्या ये बीमारी विकराल रूप लेने वाली है? इस डर को किस तरीके से दूर किया जाएगा? क्या सरकारी इंतजाम है? इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। H1N1 के मरीज दिल्ली एनसीआर में बढ़ गए हैं। सवाल ये कि अचानक से इन केसेस में इजाफा कैसे हुआ है? क्या ये चिंता करने वाली बात है? डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। आपका स्वागत है। वैद्य डॉक्टर विवेक आहूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं NIMA के। आपका भी स्वागत है। नरेश जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। दिल्ली में अचानक से जो मरीज H1N1 के बढ़े हैं, उसको लेकर एक चिंता भी देखी जा रही है, लोगों के मन में डर भी है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? अचानक से जो 6 गुना, क्योंकि पिछले साल इसी सीज़न की बात करें तो इतने कम मरीज थे, और अचानक से जो तेज़ी हुई है, क्या इसकी वजह केवल सीजनल है या फिर कोई चिंता की बात है? क्योंकि लगातार जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, उसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक नॉर्मल फ्लू है या फिर वायरस है। पहली बात तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम दिल्ली एनसीआर वाले और उत्तरी भारत वाले सब जानते हैं कि हर साल मानसून के आसपास बीमारियों की भरमार तो आती ही आती है। चाहे वो वायरल फ्लू होता है, चाहे वो मलेरिया या डेंगू होता है, या चिकनगुनिया होता है। इस साल हमने देखा है कि वायरल फ्लू के केस ज्यादा है, और उसके ऊपर जो बड़ी चिंता बनी हुई है वो है कि स्वाइन फ्लू भी अपना सिर काफी उठा रहा है। ऑलमोस्ट 2000 केस डिटेक्ट किए गए हैं, विच शुड नॉट वरी मच। इसलिए स्थिति अभी हम ये कहेंगे कि नियंत्रण में है। वी नीड टू वॉच एक सिंपल फ्लू के लिए, क्योंकि ये पब्लिक चैनल है, हमें कोई ऐसी पैनिकीनेस नहीं फैलानी है, क्योंकि लोगों की याददाश्त में 6 साल पुराना कोविड-19 अभी भूले नहीं है। तो हमें कोई दहशत नहीं करनी है। सिंपल प्रिकॉशन से हम बच सकते हैं। सिंपल फ्लू के लिए कुछ भी नहीं करना होता, इवन दवाओं की जरूरत भी ज्यादा नहीं होती। सिंपल पैरास्टामोल, अपने हाइड्रेशन यानी कि पानी का ख्याल रखना, अपना नॉर्मल हल्का डाइट, वो आराम, सेकंड थर्ड डे पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन जो स्वाइन फ्लू है, इसमें हम चिंता उन लोगों की ज्यादा कर रहे हैं जो फिट फाट है, उनको भी चिंता करनी होती है। बट अंडर 5 चिल्ड्रन प्लस सीनियर सिटीजन जो 60-65 से ऊपर हैं, और तीसरा एक रिस्क कैटेगरी जिनको कोई पहले से बीमारियां लगी हुई हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी संख्या हमारे हिंदुस्तान में, कि जिनको पहले से कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई हार्ट फेलियर चल रहा है, या क्रोनिक किडनी डिसीज चल रही है, या COPD सांस की बीमारी पहले से ही है, कोई कैंसर सर्वाइवर है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, और सबसे बड़ा वर्क आजकल नया है जिनको कि कोई इम्यून डिसीज है या कोई इम्यून सप्रेसेंट खा रहे हैं। ये सब वो कैटेगरीज हैं जिनमें हम अगर सेकंड डे तक बुखार नीचे नहीं आता है, और 103-4 चल रहा है, सिर दर्द बहुत है, उल्टियां शुरू हो गई, सांस में तकलीफ हो गई, उनको हमें एकदम एक थ्रोट स्वाब यानी कि गले का स्वाब से हम PCR टेस्ट होता है स्वाइन फ्लू का, वो करवा लिया जाए। तो भी करवाने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि जो बिल्कुल एज पे लोग हैं, एज का मतलब जिनकी हालत पहले से ही खराब रहती है, उनको थोड़ा सा उनके हताश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अदरवाइज आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम संदेश है, प्रिकॉशंस यस, पैनिकीनेस नो, मास्क पहनिए, हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, अनडिजायरेबली भीड़ भाड़ में मत जाइएगा। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टर विवेक आहूजा, स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं? ये संक्रमण किस तरीके से फैलता है? क्या कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है? बिल्कुल वंदना जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आपने जो कंसर्न रेज किया है वो सबसे प्रायोरिटी कंसर्न है इस वक्त एनसीआर रीजन का। इसमें जो कंसर्न्स हैं, फीवर आता है पेशेंट्स को, टायर्डनेस, थकावट हो जाती है पेशेंट्स को, हेडेक रहती है पेशेंट्स को, और थोड़ा सा ये अगर
सिवियरिटी की तरफ जाता है तो ब्रेथलेसनेस कॉज करना शुरू कर देता है। आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस छोटा हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, फीवर सडनली आता है। ये तो इसके सिम्टम्स हैं। पर जितने भी वायरल इन्फेक्शंस या इन्फ्लुएंजा आते हैं, चाहे वो जुकाम है, उनमें भी सेम सिम्टम है। मेरी ओपिनियन यही रहेगी कि अगर आप ऐसे कोई सिम्टम देखते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, चेकअप जरूर कराएं, ताकि आप इनिशियल स्टेज पे इसको डायग्नोज कर सकें। अगर हम एनसीआर की बात करें तो 2025 का अगर हम डाटा देखते हैं तो उस डाटे को अगर हम कंपैरिजन करते हैं आज के डाटा से, लास्ट ईयर 229 केसेस रिपोर्ट हुए थे और अभी तक ये 1400 के आसपास 1344 लास्ट डाटा था जो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, दैट इज 6 टाइम्स। इसमें हमने सिर्फ प्रिवेंशन ही करनी है, जैसे मेरे फेलो कलीग ने कहा कि हम प्रिवेंट अगर चीजों को कर लेंगे तो वो हमारे लिए सेफ्टी है। प्रिवेंशन में अगर हमें इसे फैलने का तरीका हमें पता होगा तो हम प्रिवेंशन करना आसानी से उसे फॉलो कर सकेंगे। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसके लिए, ये फैलता कैसे है ये जानना जरूरी है। ये फैलता है जैसे ही कोई पेशेंट खांसी करता है तो उस वायरस के ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं और वो ड्रॉपलेट्स जब एयर के साथ कनेक्ट होके हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं तो ये कम्युनिकेट हो जाता है। सेकंड जो कम्युनिकेशन है, आप ऐसी चीजों को टच करें जहां पे वो पेशेंट उन चीजों को यूज कर रहा है। तो ये 2 मेथड्स हैं कि ये ट्रांसमिट होने के, कि अगर कोई ओपन एरिया में कफ करता है तो आपने वो कफ नहीं करनी है या माउथ को कवर करके कफ करनी है ताकि औरों को ये स्प्रेड ना हो। तो प्रिवेंशन के लिए इस टाइम हमें थोड़ा सा कॉमन एरियाज में, बस स्टॉप्स हैं या जहाँ पब्लिक एरियाज हैं, उनमें हमें मास्क लगा के रखना चाहिए और कॉमन वॉशरूम्स को यूज करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वॉशरूम्स प्रॉपर हम यूज करें ताकि ऐसी किसी चीज को टच ना करें जो जहां इंफेक्शन स्प्रेड होने की चांसेस है। अगर टैप को भी ओपन करना है तो कोशिश करें एल्बो से ओपन करने की कोशिश करें ताकि आपके हाथों को टच ना करे। और उसके बाद हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथ को प्रॉपर वॉश किया जाए। आपके हाथ के बीच में जो ये गैप्स हैं इनको प्रॉपर क्लीन किया जाए, थंब के बीच के गैप को प्रॉपर क्लीन। हैंड वॉश बहुत जरूरी है और एटलीस्ट इतना हाथ हमें साफ करना चाहिए मिनिमम, जैसे डॉक्टर्स किसी ऑपरेट से पहले साफ करते हैं। अगर हम इन बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इसे स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। अगर हमें सिम्टम आ रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को एड्रेस जरूर करना चाहिए। और ये जिनके लिए हार्मफुल है वो हार्मफुल है उन पेशेंट्स के लिए जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, चाहे उनको डायबिटीज है या कोई ऐसी डिजीज जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की, उसके अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रिवेंशन के लिए मास्क डाल के ही बाहर जाएं और किसी ऐसे पर्सन के साथ मेट्रो में, बस में, पब्लिक एरिया में ना बैठें जिसको खांसी की प्रॉब्लम है, उससे दूर रहें और उसकी किसी चीज को टच ना करें। अगर यानी कोविड के टाइम पर जो प्रिकॉशंस लिए गए थे वही अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही हम साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें। डॉक्टर नरेश, क्योंकि जब हम इस स्वाइन फ्लू की बात कर रहे हैं तो ये भी बताना ज़रूरी है लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई कब डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? अच्छा सवाल है वंदना सिरोही, इसमें कोई शक नहीं है। हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं तो जैसे कि हम पिछले 2-3 साल से, मैं भी 4-5 जिन चैनल्स पे प्रोग्राम दे चुका हूँ, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कितना डरने की जरूरत है। इसलिए आई थिंक देयर इज अ वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्रिकॉशंस एंड पैनिकीनेस। तो अभी ऐसा टिल नाउ व्हाटएवर डिसीज इज, कोई ऐसा पैनिकीनेस वाली कोई बात ही नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। प्रिकॉशन की जरूरत कल भी थी, आज भी है। पर्टिकुलरली आपके परिवार में कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई पुराना बीमार है, कोई किसी फेलियर का पेशेंट है, किडनी, हार्ट, किडनी, लंग, लिवर, उन सब की प्रिकॉशन बहुत ही जरूरी है। आपके घर में देखो, परिवार के 5-7 सदस्य होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें। अगर ऐसा कोई है तो आप डरिएगा, नहीं तो आप चुपचाप, अगर आपको स्वाइन फ्लू भी हो गया एक 25 साल के आदमी को जो एबल बोर्डेड है, वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि फ्लू बिहेव करता है। There is no, ये बात वंदना सिरोही आम लोगों को समझना जरूरी है। अगर आप फिट फट आदमी हैं, आप खाना अच्छा खा रहे हैं, आप पानी अच्छा पी रहे हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सांस में तकलीफ नहीं है, तो 2nd-3rd डे तक हम चिंता ही नहीं करते। और एक बात और बता दी जाए वंदना सिरोही, आजकल लोगों को बड़ी गंदी आदत है कि वो अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो चुपचाप अपने आप से केमिस्ट के पास जाते हैं, भाई मिस्टर केमिस्ट मुझे कुछ मेडिसिन दे दो। वो केमिस्ट उठा के एंटीबायोटिक देता है। नो एंटीबायोटिक्स टू बी गिवन एट ऑल।
एंटीबायोटिक से आपका केस कॉम्प्लिकेट होगा। सिंपल पैरास्टामोल 650 या 500 3 टाइम्स अ डे, साथ में कोई कफ सिरप, कोई भी एक्सपर्ट कफ सिरप, और जी। हल्का फुल्का एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट इज फिनिश्ड। पानी का महत्व, वन थिंग वंदना, मैं आपके दर्शकों को बार बार जी दोहरा जी। रहा हूँ, इनटेक ऑफ वाटर। आप कहेंगे कितना पानी पिया जाए, इक्वलेंट ऑफ एक 60 किलोग्राम के इंसान में, आदमी या औरत, एवरेज उसको 3.5-4 लीटर पानी अवश्य दिया जाए, अगर कोई किसी किस्म का किडनी या हार्ट फेलियर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर रिकवरी। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आपको दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, कि जितने भी ये रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं, इनमें एक बकायदा फ्लू की वैक्सीन आती है जो कि कमर्शियली अवेलेबल है, प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट वार्ड में भी। जरूर लगाई जाए ये इंजेक्शन। सितंबर, अक्टूबर और फरवरी में नया बनता है, लगाया जाए। इससे आप पूरी तरह फ्लू से भी बच सकते हैं और स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज है, अगर आपके घर में एक बंदे को, एक पेशेंट को हो गया, तो आपको डर है कि दूसरे तीसरा कोई ज्यादा सीरियस पेशेंट उनको ना हो, तो जी। एक ऑस्टेमोविर नाम की टैबलेट आती है, टेमीफ्लू नाम से बिकती है, वो एक सुबह शाम 5 डेज का कोर्स दिया जाए, तो उससे आप बुखार होने से पहले ही बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट, पब्लिक प्रिकॉशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम कोरोना हुआ था तो ऑलमोस्ट 80-90% लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया था। जी। जापान देश में वो सारा साल भी मास्क लगाते रहते हैं, सारा साल, चाहे बीमारी हो या ना हो। इंडिया में इवन ये स्वाइन फ्लू का चल रहा है, उसके बावजूद भी द यूजेज ऑफ मास्क इज हार्डली नॉट इवन 0.1%। 1000 लोग खड़े हैं तो 2-4 ने पहना होगा, बाकी ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी मैं ज्यादा आम लोगों को पैनिक ही नहीं करूंगा, बट जिसके घर में इन्फेक्शन है, वो बीमार है, वो प्रिकॉशंस अवश्य ज्यादा लें। और ये नहीं कि बाहर निकलना, बाहर एक डॉक्टर साहब फिर हम बंद जी। के रह जाएंगे, कैद हो जाएंगे। हाँ। तो कोई कैद की जरूरत नहीं है। यू कैन डू योर मूवमेंट, यू कैन डू योर एवरेज, अपनी मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन मास्क लगा के बाहर निकलिएगा। जी। हाइड्रेशन, हैंड वॉश, इसके अलावा एवरेज डाइट। आई ऑलवेज एम्फसाइज कि अल्टीमेटली हम बचते हैं अपनी ताकत से, अपनी इम्यूनिटी से, इसलिए एक एवरेज डाइट जरूर लिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल बच्चों का, मिडिल क्लास फैमिलीज का ये हो गया है कि बाहर के खाने खाने हैं। नो, स्टिक टू होममेड फ्रेश वेज और नॉन वेज खाना खाइएगा, उससे हमेशा आपको बचाव मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अराउंड 2000 केसेस आ चुके हैं डॉक्टर विवेक आहूजा। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में भी खबर आई कि जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, दूसरी कोई बीमारी उनको नहीं थी, एक बच्ची की भी मौत हुई है, इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियसली देखना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आईसीएमआर की ओर से कहा जा रहा है कि H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं आया है, कोई रिकवर नहीं हुआ है, फिर ये मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़े? क्या टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इस वजह से? ठीक है, टेस्टिंग होना तो एक अच्छा पार्ट है कि हमें इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए चीजों का, कि कोई चीज अगर स्प्रेड हो रही है हमारे हिंदुस्तान में तो वो किस स्पीड से स्प्रेड हो रही है, और उसके लिए डिपार्टमेंट कैसे प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकता है, उसके लिए टेस्टिंग होनी चाहिए। और गवर्नमेंट उसको अग्रेसिवली कर भी रही है। पर जो केसेस आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो केसेस आप देखें, वो केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट इग्नोरेंस की वजह से अपने आप को उस पोजीशन तक ले जाता है। जैसे मेरे लर्नर कलीग ने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन, पेशेंट जो ऐसे होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम्स आती है यंग एज में, वो पहले सेल्फ मेडिकेशन ले रहे होते हैं 5-6 दिन। और ये एक ऐसा वायरस है जो H1N1 है जिसका 7 दिन का स्पैम है। वो 3 दिन के बाद सीवियरिटी पे अगर जाता है और पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन पे, वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं करवाता, जो RT-PCR टेस्ट है हमारा वो नहीं करवाता उसमें, जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं H1N1 तो नहीं है। तो अर्ली डिटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेल्फ मेडिकेशन हमें छोड़नी चाहिए। पैरेलली जो और स्ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, जनरली 2 ऐसी स्ट्रेन्स हैं जो वर्कआउट करती हैं, एक H1N1 है और H3N2 है जो अभी हमारे पास नहीं आया है। बाकी उसके बाद की जो इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन्स हैं जो H एंड N से एसोसिएटेड है, वो बर्ड फ्लू की स्ट्रेन्स हैं, H5N1, H5N8, ये बर्ड फ्लू में आती हैं। हमारी 2 स्ट्रेन्स हैं, उसमें से हमें H1N1 ही डॉक्यूमेंट करने को मिला है अभी तक। और इसमें जो मेरे फेलो कलीग डिस्कस कर रहे थे, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमने वाटर का इंटेक बढ़ा दिया जो हमारे इम्यूनिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। 4.5 लीटर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी हमें लेना ही चाहिए अगर आपको हार्ट और लंग्स की डिजीज या किडनी की डिजीज नहीं है। और कोशिश करें ऐसी कभी भी डिजीज आती है तो उस वक्त गुनगुना पानी पिया जाए थोड़ा सा। क्या चीजें छोड़नी चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम ले क्या रहे हैं और छोड़ना क्या है।
हमें जी। एटलीस्ट बाहर का खाना छोड़ देना चाहिए, खट्टी तली चीजें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। कोई स्मोक करता है, स्मोक अवॉइड कर देनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि स्मोक और अल्कोहल लाइफ में बंद ही कर देनी चाहिए। स्मोक बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिनको लंग्स के इश्यूज हैं और हार्ट के इश्यूज हैं, ये हमें बंद कर देना चाहिए। रूम वेंटिलेशन हमें प्रॉपर मेंटेन रखनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि कफ है हमें, तो खिड़कियां दरवाजे खोल के रखने चाहिए ताकि एयर एक्सचेंज होती रहे और वेंटिलेशन बनी रहे एरिया की। और डेफिनेटली ओरल हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है हमने। बार बार हाथों को, जब आप पब्लिक एरिया में हो तो मुंह के ऊपर टच ना करें, अपने लिप्स के ऊपर टच ना करें, फेस के ऊपर टच ना करें, ताकि वो वायरस आपके अंदर एंटर ना हो पाए। ओरल हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर से निकलते वक्त एक आयुर्वेद की क्रिया है जिसे गंडूश कहते हैं, ऑयल पुलिंग कहते हैं हम उसे, कि आप सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक डाल के उसका कुल्ला कर लें। उसके बाद चाहे हल्के से गुनगुने पानी के साथ कुल्ला कर लें, ताकि आपकी एक लेयरिंग डेवलप हो जाए माउथ के अंदर, ताकि वो वायरस को पेनिट्रेट ना होने दे। सेम ऐसे ही आप नोज के अंदर ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल, सरसों का तेल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो एक लेयर बन जाए कि जिसकी वजह से जितना भी आपके अंदर वायरस कोई भी एंटर हो रहा है वो वहीं स्टकअप हो जाए और वो आपके लंग्स तक ना जा पाए। इन चीजों का प्रयोग करना है। और इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हम हर बार डिस्कस करते हैं जी, ये वायरस आते रहेंगे, चाहे वो H1N1 है, चाहे वो कोविड है, चाहे वो सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस है। कोई भी वायरस आपके अंदर आता है उसके ऊपर, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, फंगल इन्फेक्शन आता है, उसके ऊपर हमारी बॉडी काम करती है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आप उस पे थ्रू आउट द लाइफ, मैं तो कहता हूँ डेली काम करना चाहिए। जैसे हम कार लेके घर से निकलते हैं और रात को कार खड़ी कर देते हैं, सुबह वॉश करने वाला आता है और सुबह फिर आपको कार साफ मिलती है। इसी तरह आपको डेली अपनी बॉडी के ऊपर काम करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपने आज खाई है जो आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट दे रही है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आप खट्टी तली चीजें खा रहे हैं, आपने फूड ज्यादा लिया है डे टाइम में, तो कोशिश करें रात को खाना ना खाएं। क्या आपने इस पूरे दिन में कोई ऐसी चीज ली जो आपकी इम्यूनिटी पे कार्य करे? जैसे जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, ऐसी चीजें जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, क्या आपने वो ली? ग्रीन वेजिटेबल्स क्या आपने ली? क्या आपने सैलेड लिया? या सारा दिन ही हम पिज्जा, बर्गर, मोमोज इन्हीं के ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं? तो जो चीजें इम्यूनिटी कम करती हैं वो हमें पता है। वंदना जी, जो ऑडियंस सुन रही है उसे पता है क्या मेरे लिए नुकसानदेह है। बस ये फोकस करना जरूरी है। खाना खाने से पहले एक बार अपने से ही सवाल पूछ लें कि ये चीज हमारे लिए ठीक है या गलत है। अगर आपने कोई गलत चीज ली है तो घर आने के बाद या तो डाइट स्किप करें, डाइट स्किप नहीं कर सकते तो ऐसी चीजें जरूर लें जो उसको डिटॉक्सिफाई करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, लिवर को डिटॉक्सिफाई करें, ताकि आपकी अग्नि, जो जठर अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो मेंटेन रहे, जो आपको हेल्दी इम्यूनिटी दे। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये वायरस आते रहेंगे, ये वायरस जाते रहेंगे, आपकी बॉडी के ऊपर असर नहीं आएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमें 1400 वायरस केसेस रिपोर्ट किए हैं हमने जी। हमारी पॉपुलेशन देखें एनसीआर की, अगर 1400 केस रिपोर्ट है तो बाकियों को रिपोर्टिंग क्यों नहीं आ रही? इन्फ्लुएंजा तो, जुकाम, खांसी तो इससे कहीं ज्यादा होगा पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, पर इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे कि अंदर आपको वो डिजीज होने ही नहीं देती। तो इम्यूनिटी पे कार्य करें। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे सीतोपलादी चूर्ण आता है, तालीसादी चूर्ण आता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। मधु के साथ, शहद के साथ यूज कर सकते हैं। शहद अपने आप में इम्यूनिटी देता है। तो जब आप इन चीजों को मिक्स करके यूज करते हैं, थ्रू आउट लाइफ यूज कर सकते हैं इन चीजों को, ताकि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल आयुर्वेद के जरिए किस तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आपने महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई हैं डॉक्टर नरेश चावला जी। लेकिन ये संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है और खासतौर से जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए वंदना, पहले भी बात चल चुकी है, देयर इज अ वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन बिटवीन पैनिकीनेस। हम आज भी देख रहे हैं मेट्रो में खुलेआम देखा जा रहा है, बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसका मास्क का इस्तेमाल ज्यादा अभी नहीं हो रहा। आई माई सेल्फ ट्रेवल बाई मेट्रो, आई हैव सीन हार्डली आउट ऑफ पूरे डब्बे में अगर 100 लोग हैं तो हार्डली 4-5 ने मास्क पहना होता है। अभी शायद वो स्थिति आई भी नहीं है और हम इसको ज्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे देश में हमने अक्सर देखा है कि पैनिकीनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसलिए उद्देश्य मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो एबल बॉडीड हैं, जो फिट फाट हैं, वो अगर गलती करते हैं तो गलती माफ है। लेकिन जो एल्डरली हैं,
अंडर 5 चिल्ड्रन हैं और रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं, उनको मेरे हिसाब से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वो अगले शायद 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये मानसून में जिस टाइम उमस होता है उस टाइम ये वायरस ज्यादा पनपता है। तो आई थिंक हार्डली नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर काउंट ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अगर काउंट ऐसे बढ़ती चली गई, 2000 से 4000 हो गए, 6000 हो गए, तो हम समझते हैं फिर हर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाने भी देख रही है। लेकिन आम एक नागरिक का भी हक वो बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी भी देखभाल करे, अपने परिवार की भी करे, अपने पड़ोस की भी करे। तो ऑब्वियसली मोहल्ले की तो हो ही जाएगी। तो टिल नाउ नथिंग टू वरी, इट इज अ सिंपल फ्लू, बट जो रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स को प्रिकॉशन जरूर दी जाए ताकि नुकसान ना हो। सम अमाउंट ऑफ डेथ्स, जैसे कि आपने जिक्र किया इंदौर में, देखिए इतना बड़ा देश है 150 करोड़ का, तो सम डेथ्स आर, वो तो तोड़-फोड़ चलती ही रहती है। लेकिन हमें देखना होता है कि कोई भी ऐसा नुकसान आउट ऑफ द वे ना हो। आउट ऑफ द वे अगर हो रहा है तो हमें प्रिकॉशंस और सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। अभी कुछ ऐसी पैनिक वाली कोई भी बात नहीं है। आई थिंक जो देश के हेल्थ मिनिस्टर ने भी मीटिंग की है, दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर ने भी की है, वो हर प्रदेश में भी ये चल रहा है। आई थिंक सिचुएशन नीड्स टू बी वॉच्ड, बट टिल नाउ प्रिकॉशंस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रिकॉशंस यस, पैनिकीनेस स्ट्रिक्टली नो। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि तैयारियां पूरी नहीं है दिल्ली में, खासतौर से हॉस्पिटल्स को लेकर। तो डॉक्टर नरेश, ये भी बताएं कि अस्पतालों में किन सुविधाओं की अभी तत्काल आवश्यकता है, फौरी तौर पर जो इंतजाम होने चाहिए? देखिए, जैसा कि पहले भी कहा गया है, हॉस्पिटल्स में अभी तक आइसोलेशन वार्ड ज्यादा क्रिएट नहीं किए गए हैं, बट इट ऑल विल डिपेंड ऑन कि अगले 2 हफ्ते कैसे गुजरते हैं। प्लस यू नो वेरी वेल वंदना सिरोही, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ सर्विस है, वो पहले ही बहुत स्ट्रेन्ड है। तो एक बीमारी को ज्यादा करने के लिए दूसरी पेशेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जिनकी अर्जेंट सर्जरीज हैं, जो दूसरी बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज हैं, लंग डिजीज हैं, लिवर डिजीज हैं, ये सब की किडनी डिजीज है, उनको भी देखना जरूरी है। तो आई वुड से यस, थोड़ा सा वॉच करने की जरूरत है। कहते हैं एक वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाए। अभी तक मोस्ट हॉस्पिटल्स ने अलग ना वार्ड्स क्रिएट किए हैं, ना सेपरेट ओपीडीज की गई हैं। सेपरेट ओपीडीज का मतलब ऐसी ओपीडीज जहां से स्वाइन फ्लू के ही पेशेंट जाएंगे, ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। बट इट ऑल विल डिपेंड ऑन हाउ द नेक्स्ट फ्यू डेज शेप। तो अभी तक जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में, हमने बड़े अस्पताल में जाके हमने देखा है, डॉक्टरों को एजुकेट किया जा रहा है, डॉक्टरों को ट्रेन किया जा रहा है, पूरी हेल्थ केयर पर्सनल इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑर्डरलीज, सबको मास्क पहनने के लिए कहा गया है। और लोगों को भी मैं यही आग्रह करूंगा, भाई डरो नहीं, एक मास्क पहनने में अगर घर से निकल रहे हो, घर के अंदर आप बैठे हो, कुछ भी करते हो, घर के अगर बाहर निकल रहे हो, अगर आपको भीड़ भाड़ की जगह पे जाना है, किसी मंडी पे जाना है, किसी रेलवे स्टेशन पे जाना है, किसी और मार्केट में जाना है, तो वहां मेरे हिसाब से मास्क का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। यानी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरी कदम है वो आपको उठाने चाहिए, ताकि सावधानियां अगर आप बरतते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो ये वायरस से बचा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही आप रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। यशोदा के भाई ने किस